भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन इतिहास ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हजारों सालों में फैला एक पूरा महाकाव्य है। पत्थर के पहले औजारों से लेकर शानदार साम्राज्यों तक। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और उस सभ्यता की नींव को खोजते हैं जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि उस दौर के इतिहास को हम जानते कैसे हैं, जब लिखने का कोई साधन ही नहीं था। ये किसी जासूसी से कम नहीं है ना? तो चलिए देखते हैं कि इतिहासकार इस गुत्थी को आखिर सुलझाते कैसे हैं। देखिए, इतने लंबे समय को समझने के लिए इतिहासकारों ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला है। वो अतीत को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, मतलब वो जमाना जिसके बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड है ही नहीं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और ये तो बड़ा मजेदार है। यहाँ लिखावट तो थी, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, एक मिस्ट्री की तरह है। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जब से हमें लिखित दस्तावेज मिलने शुरू हो जाते हैं जो हमें उस दौर की कहानियां सुनाते हैं। यही वो ढांचा है जो अतीत को समझने में हमारी मदद करता है। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होता है इंसानियत की बिल्कुल सुबह से। ये वो दौर है जिसकी पहचान उस एक चीज से होती है जिसने हमारी पूरी जिंदगी का तरीका ही बदल दिया, और वो था पत्थर। यहीं पर इंसानों ने शिकारी जीवन से आगे बढ़कर एक एक औजार बनाते हुए समुदायों की नींव रखी। सोचकर देखिए, पाषाण युग का जो टाइम स्पैन है वो कितना कितना विशाल है। पूरा पाषाण काल में जिंदगी बस रोज की एक जद्दोजहद थी, शिकार करना, खाना इकट्ठा करना। फिर आया मध्य पाषाण काल, एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव। हमने जानवरों को पालना सीखा। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई। और ये सिर्फ खाना उगाने की बात नहीं थी, ये था जड़ें जमाने का, एक जगह बसने का और एक पूरी की पूरी नई दुनिया बनाने का। तो जब खेती शुरू हुई तो जाहिर है अनाज की कोई कमी नहीं रही, और इसी वजह से इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक की नींव रखी गई, और वो थे शहर। और भारत के जो पहले शहर थे वो ऐसे थे जैसा दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। और यहाँ एंट्री होती है सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा सोचिए, ये शहरी इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल था जो आज भी हमें हैरान कर देता है, और वो भी 4,500 साल से भी पहले। हम बात कर रहे हैं इतने सटीक तरीके से प्लान किए गए शहरों की, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें और ऐसी कमाल की साफ सफाई व्यवस्था जो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती है। उनकी एक अपनी ही लिपि थी जो आज भी हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। और हाँ, दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जिसने सब कुछ बदल दिया, कपास। और ये मत सोचिए कि ये कोई एक दो शहरों की बात है। ये सभ्यता बहुत बहुत दूर तक फैली हुई थी, और हर शहर की अपनी एक खास पहचान थी। जैसे हड़प्पा में जो बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, वो बताते हैं कि वहाँ खाने को स्टोर करने का एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। और मोहनजोदड़ो का वो मशहूर विशाल स्नानागार, कौन जानता है, शायद वो किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र रहा हो। कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं, और लोथल में तो एक पूरा का पूरा डॉकयार्ड मिला है। सोचिए, ये उनके समुद्री व्यापार का कितना बड़ा सबूत है। अब जैसे जैसे सिंधु घाटी के शहर एक रहस्य बनकर गुम होते गए, भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। और ये अध्याय ईंटों और गारे से नहीं, बल्कि विचारों से, भजनों से और उन राज्यों के उदर से लिखा गया जिन्होंने भारत के भविष्य को एक नया आकार दिया। तो इस नए दौर के बिल्कुल सेंटर में थे वेद, पवित्र भजनों और दार्शनिक ज्ञान का एक अद्भुत संग्रह। सोचिए, ये वो ज्ञान था जो लिखा नहीं गया था, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनाकर आगे बढ़ाया गया। सबसे पुराना ऋग्वेद हमें उस दुनिया की एक झलक देता है। समाज की शुरुआत तो काफी सीधी सादी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, लोग एक जगह बसने लगे, राज्य बड़े होने लगे, और समाज का ढांचा भी काफी जटिल होता चला गया। और इसी वैचारिक उथल पुथल के बीच 2 महान नई सोच का जन्म हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। महावीर ने अहिंसा पर, मतलब किसी को भी चोट न पहुंचाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। वहीं बुद्ध ने मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया। दोनों का लक्ष्य एक ही था, निर्वाण, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी। लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते वो अलग अलग थे। अब हम आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और यहाँ भारत का पॉलिटिकल मैप बहुत तेजी से बदल रहा था। छोटे छोटे कबीलों की जगह अब बड़े बड़े राज्य ले रहे थे, जिन्हें कहा जाता था महाजनपद। और ऐसे 16 शक्तिशाली राज्य थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे पावर के लिए, कंट्रोल के लिए। ये एक जबरदस्त कंपटीशन का दौर था। और इस पूरे संघर्ष के बीच एक राज्य था, मगध, जो बहुत जल्द बाकी सब पर भारी पड़ने वाला था।
तो इन सभी राज्यों की लड़ाई के बीच से एक ऐसी शक्ति का उदय होने वाला था जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये सिर्फ एक और राज्य नहीं था, बल्कि ये था भारत का पहला महान साम्राज्य। एक ऐसी ताकत जो पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ लाने वाली थी और इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ने वाली थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य की कहानी असल में 3 महान लोगों की कहानी है। शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य की मिलिट्री पावर्स से, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। फिर आते हैं उनके गुरु और रणनीतिकार चाणक्य, जिनका लिखा अर्थशास्त्र उस जमाने में सरकार चलाने का एक तरह से पूरा का पूरा मैनुअल था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आता है जब चंद्रगुप्त के पोते अशोक सत्ता में आते हैं। वो जीत को करुणा में बदल देते हैं और तलवार की जगह धम्म यानी नैतिक कर्तव्य की फिलॉसफी को अपनाते हैं। ये एक लाइन अशोक के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को बयां कर देती है। कहते हैं कि कलिंग की लड़ाई में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसने उनका दिल पूरी तरह से बदल दिया और इसके बाद उन्होंने शांति और नैतिकता के शासन को ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। और ये इतिहास में एक बहुत ही अनोखा, एक अभूतपूर्व कदम था। तो सवाल ये है कि एक सम्राट अपने शांति के संदेश को इतने बड़े साम्राज्य के कोने-कोने तक कैसे पहुंचाएगा? अशोक ने इसका एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के बड़े-बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया, ताकि हर कोई उन्हें देख सके, पढ़ सके। ये जो स्मारक है ना, ये एक तरह से टाइम कैप्सूल की तरह है, जो हमें 2000 साल से भी ज्यादा पुराने एक शासक की आवाज सीधे-सीधे सुनाते हैं। अच्छा, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक और महान वंश का उदय हुआ। एक ऐसा दौर जिसे अक्सर अपनी शानदार सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों की वजह से भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आखिर किसी दौर को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? सोचिए, एक ऐसे समय के बारे में जहां बहुत लंबे समय तक शांति हो, चारों तरफ खुशहाली हो और आर्ट्स और साइंस में कमाल की तरक्की हो रही हो। बस यही था गुप्त साम्राज्य। लगभग 320 से 550 ईस्वी तक ये वो समय था जब विज्ञान, गणित, कला और साहित्य सब कुछ अपने बुलंदियों पर था। इस दौर की इंटेलेक्चुअल पावर का अंदाजा लगाना हो तो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों को देखें। इस ग्रुप में महाकवि कालिदास जैसे जीनियस थे और हाँ, आर्यभट्ट जैसी महान हस्ती भी इसी दौर में हुए। वो एक खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, बल्कि हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिस पर आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है, और वो था शून्य का अंक। तो इतना सब कुछ देखने के बाद अब जरा ये समझते हैं कि इन प्राचीन सभ्यताओं ने अपने पीछे क्या छोड़ा है। एक ऐसी विरासत जो आज भी हजारों साल बाद भी जिंदा है। देखिए, हड़प्पा के लोगों से हमने सीखा कि शहरों को कैसे प्लान किया जाता है। जैन और बौद्ध धर्म जैसी महान फिलोसॉफिकल परंपराएं आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। मौर्य साम्राज्य ने हमें एक बड़े देश पर शासन करने का एक मॉडल दिया, और गुप्त काल ने तो साइंस और मैथ्स को वो नींव दी जिस पर आज की दुनिया की इमारत खड़ी है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ये बड़े बड़े साम्राज्य तो खत्म हो गए, लेकिन उनके विचार, उनकी खोजें, उनकी कला, ये सब आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब कोई जीरो का इस्तेमाल करे या किसी बहुत अच्छे से प्लान किए हुए शहर को देखे, तो शायद उन प्राचीन जड़ों को याद करना बनता है।